सरकार के 2 साल पूरे होने पर हम आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया के घर पहुंचे हैं। आपसे उनके बारे में बात करेंगे। मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि सरकार अपने 2 साल को बेमिसाल बता रही है। सरकार अपने 2 साल को बेमिसाल बता रहे हैं और मेरी जो 40 साल की राजनीतिक जो अनुभव है और जो विधानसभा में रहा हूँ, कई मुख्यमंत्रियों के साथ रहने का ही मुझे मिला और ये जो मुख्यमंत्री आज हैं अशोक गहलोत, इनके साथ भी 2 बार पहले रहने को मौका है। इतनी असफल इनका कार्यकाल पहले भी नहीं था। कारण ये कि 19-20 का बजट और 20-21 का बजट जो भी प्रावधान विकास के रखे हैं, वो विकास का बजट ज़मीन पे नहीं उतरा। कागजों में ज़रूर होगा, सैंक्शन निकाली होगी, लेकिन उसकी कहीं भी आपको पूर्णति नहीं दिखती है। जैसे इन्होंने जितनी पंचायत समितियां बनाई या पंचायत बनी, न भवन है न बैठने की जगह है। आज जो प्रधान इलेक्ट हो गया वो कहाँ जाए इसका कोई अता पता नहीं है। हमने पंचायत समिति भी बनाई और पंचायत समिति के भवन का भी पैसा साथ का साथ दिया। मैं सोचता हूँ इस सरकार में जो बजट ज़मीन पर आना चाहिए वो मेरे अनुभव के हिसाब से, और मैं कह रहा हूँ, मैं इनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आपने जो 19-20, 20-21 में जो बजट की घोषणाएं, जो 2-3 करोड़ से ज़्यादा का राशि हो, वो कितने काम आपने कहाँ कहाँ कर रही है उसकी एक सूची जारी करो तो आपकी सरकार बेमिसाल होगी, समझ में आएगा। बेमिसाल इसमें ज़रूर रही कि आप 2 होटलों में बंद रह कर के सरकार का जो बहुमूल्य विकास का काम था उसको आपने दफन कर दिया और आपके आपसी विवाद के कारण से राजस्थान हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में एक तरह से एक बेमिसाल राज्य के रूप में रहा कि जिसका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2 खेमे में बढ़ जाते हों, जिसके एमएलए आपस में बढ़ जाते हों और आपस में ही एक दूसरे को पटकी देने के लिए प्रयत्न होते हों। इसकी शुरुआत प्रारंभ में जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने थे, सरकार बनते ही जो 36 का आंकड़ा था, वो ये चाहते तो प्रयत्नपूर्वक उनको भी अपने विश्वास में लेकर 63 बना सकते थे, पर 63 नहीं बनाया, 36 का 36 ही रहा। उसके कारण से नहीं हुआ। फिर क्या है कि इस जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। पिछली सरकार बनने में हमारे और कांग्रेस के बीच में 50,000 वोट का अंतर था, ज़्यादा नहीं, 0.5%। सीटें इनको ज़्यादा मिली, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। फिर इन्होंने हमेशा जोड़ तोड़ करके बीएसपी को हजम किया, बाकी लोगों को मिलाया, सरकार बना दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन वादों का क्या हुआ जिन वादों के कारण से जनता ने आपको वोट दिया? 10 दिन में सभी प्रकार के कर्जे, हमने तो कहा नहीं था आप ये कहो सभी प्रकार के कर्जे, आपने कहा आप सभी प्रकार के कर्जों में अगर आपने माफ़ कर दिया हो तो एक कागज़ ऐसा प्रसारित कर दो भाई अब किसी के भी पास, जो हम जब सरकार में आए थे उस समय जो कर्जदार थे उनके सब कर्जे माफ़ है, उनको नहीं चुकाना है और वास्तव में आप उनसे वसूली नहीं करो तो मैं आपकी बात को 100% मान जाऊंगा कि आपने अभियान सही किया। बेरोजगारों को रोज़गार देने का जो आपने लोगों को आश्वस्त किया उसके कारण से ये 50,000 वोट में से कुछ वोट वो भी होंगे। लेकिन मैंने विधानसभा में एक प्रश्न के माध्यम से पता किया तो 85,000 बच्चों को पहले भी वसुंधरा जी के टाइम पे बेरोजगारी भत्ता मिलता था। आपने जो उस समय तक जो बढ़ाया वो 75,000 बच्चों को और नया दिया, तो 27 लाख बच्चे जो बेरोजगारी की लिस्ट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं, उन बच्चों को आप नहीं दे पाए। वो भी आपकी एक तरह से वादा खिलाफी थी। आपने कहा था कि हम जो है वो बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे। मैं सोचता हूँ कोई भी उपभोक्ता राजस्थान का जो मेरी बात सुन रहा हो, चाहे वो खेती करता हो चाहे उसका घर का बिल हो, जो 5 साल में बिजली नहीं बढ़ने का बात कहते थे, ईमानदारी से आप 18 का हमारी सरकार के समय का बिल और आज का घर का उठा लो या अपने कुएं का उठा लो। अगर आपको लगता है कि दोनों में बीच में अंतर है तो इसका मतलब वादा खिलाफी तो हुई है। फिर सरकार का सबसे बड़ा काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। कहती है सरकार हमने FIR दर्ज करने में कोई देरी नहीं करेगी। अरे भैया ये सब बेकार की बातें हैं। FIR जो गंभीर अपराध होता है उसकी FIR न मेरी सरकार में कोई ना कर सकता था और न आज कोई ना कर सकता है। जो सामान्य अपराध होता है उसमें दर्ज करे न करे, हो सकता है उसमें कुछ कमी खामी हो सकती है, लेकिन अगर बलात्कार हो गया तो कौन ना कर सकता है, मर्डर हो गया तो कौन ना कर सकता है, अगर लूट हो गई तो कौन ना कर सकता है, चोरी हो गई तो कौन ना कर सकता है।
तो हमने इन सभी आईपीसी हेड के जितने भी हैं उनमें लगातार 3 साल तक अपराध राजस्थान एकमात्र स्टेट था जिसने घटाया। और अब 22% अपराध जो है ना वो बढ़े हैं। महिला अपराध की दृष्टि से लगभग 45% बढ़ा है। शेड्यूल कास्ट की दृष्टि से तो 67% अपराध बढ़ा है और शेड्यूल ट्राइब से 85% अपराध बढ़ा है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं। इसका मतलब अपराध भी आप रोक नहीं सके। फिर जो किसानों को उनकी फसल की खराबी का जो नुकसान की भरपाई करना था, पहले हम खराबी होते ही गिरदावरी करा कर के लोगों को पैसे डाल देते। इस सरकार के आने के बाद जितना भी फसल खराबा हुआ उसका आपने किस किस तहसील में कितना कितना पैसा पहुंचाया, पुराना नहीं, हमारे टाइम पे जो कुछ बाकी रह गया था वो पहुंचाया, उसको इसमें मत गिनो। जो आपके समय में फसल खराब हुई उसके एवज में अगर आपने पैसा पहुंचाया तो उस तहसील का नाम, उस गांव का नाम बताओ, तो वो भी किसान को एक तरह से नहीं मिला। दुर्भाग्य तो यह है कि भामाशाह योजना एक अच्छी योजना वसुंधरा जी के समय शुरू हुई कि गरीब आदमी कम से कम 3 लाख तक का इलाज, जो भामाशाह कार्ड होल्डर है उसका मुफ्त इलाज होता था। लोगों को बड़ी राहत महसूस हुई कि बीमारी के समय में भी उनको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ा। इस सरकार ने आते ही उस योजना का पेमेंट नहीं किया, इसके कारण से सभी हॉस्पिटल ने इलाज बंद कर दिया। न भामाशाह का इलाज हो रहा है और न आयुष्मान भारत जो केंद्र ने घोषणा की थी 5 लाख तक की, उसमें आपको अपनी सहमति देकर उसे प्रारंभ करना था, वो भी आपने प्रारंभ नहीं किया। तो राजस्थान की जनता उससे भी है। जो बेरोज़गारी के लिए आपने बजट में घोषणा की 1 लाख नौकरी देंगे, मुझे राम धर्म से बता दो, जो आपकी घोषणा थी 1 लाख, और जिन जिन पदों पर थी उन पदों के नाम लिख करके आप ये बता दो कि इन पदों में से ये भर्तियां हमने कंप्लीट करके बच्चे को नौकरी लगा दिया, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। ये पुरानी जो हमारी भर्तियां चल रही थी प्रोसेस में और कुछ कोर्ट में अटक गई थी, उसमें से कुछ भर्तियां आपने ज़रूर की है। उन आंकड़ों को आप किधर गिनो, मैं सोचता हूँ ये आपकी कामयाबी नहीं है। फिर आपने जितने पत्थर लगाए हैं, जितने भी किए हैं, वो सब पुरानी सरकार के या केंद्र सरकार की योजना के बाटे हैं। मैं उदयपुर में ही कह सकता हूँ कि आपने जो है ना, मान लो ये जो हमारा हॉस्पिटल बना और हॉस्पिटल में जो आपने ऑडिटोरियम बना या जो कुछ भी बना, ये सब पुरानी सैंक्शनें थी। आपके ज़माने की एक सैंक्शन उदयपुर के जनरल हॉस्पिटल में आपने दी हो और उसका कोई लोकार्पण या भूमि पूजन किया हो तो उसका नाम बताओ। तो सच में ये सरकार केवल और केवल आपसी विवादों में फंसी रही। इसने किसी भी प्रकार का ज़मीन पर जनता को कोई नहीं। फिर एक पंचायत राज का चुनाव कराया जो लगभग 2.5 करोड़ मतदाता ने सरकार को वोट दिए हैं। 2.5 करोड़ मतदाता में जहां 21 जिला परिषद में से अगर कांग्रेस केवल 5 जिला परिषद जीत सके तो जनता ने आपको मैंडेट दे दिया ना कि आपकी सरकार से कितने खुश हैं और कितने नहीं हैं। ले देकर आप अभी जो 50 नगर पालिकाओं के जो चुनाव हुए उसको लाभ दिखा करके बता रहे हो कि बीजेपी तीसरे नंबर पे चलेगी। ये बात सच है, तीसरे नंबर पर रही है। ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमारा एक एमएलए जीता है। धौलपुर से लेकर के ठेठ अपन यहाँ दौसा तक आ जाएं तो इस पूरी बेल्ट में हमारा केवल एक एमएलए धौलपुर से जीता प्रॉपर से, बाकी सब एमएलए करौली, सवाई माधोपुर, हम सब में हारे हैं। तो वहाँ अगर सरकार के कारण से आपको, और वो भी कितनी मिली, 1775 में से आपको 619 सीटें मिली, मतलब 35% आरक्षक आपके जीते हैं। बाकी या तो निर्दलीय जीते हैं या कांग्रेस या बीजेपी के जीते हैं। तो कोई बहुत बड़ी आपने उपलब्धि नहीं हासिल कर ली। और उसमें भी बीजेपी और आपके बीच में केवल 2200 वोटों का अंतर है। अगर ये सब वोटों का आधार पर निकालें, जितने पार्षद हमने खड़े किए, जितने आपने खड़े किए, जितने वोट आपको मिले, जितने वोट हमको मिले, हमारे और आपके बीच में 2200 वोट का अंतर है। तो ज़्यादा फूल करके बातें करने से फ़ायदा नहीं है। धरातल को पहचानो। और जनता आपसे नाराज़ है, ये हर इंडिकेशन बता रहा है। अब आप नहीं समझना चाहो तो आपकी मर्जी। मैं जो सोचता हूँ कि आपने जिस प्रकार से 3 नगर निगमों को तोड़ा केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए, आपने जहाँ मुस्लिम बहुल वार्ड थे वहाँ आपने वोटर संख्या जो है ना कहीं 300 और 350 रखी, और जहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी उसको 1500 से लेकर 2000 का वार्ड बनाया। नगर निगम में भी आपने ऐसी तरह से करके वार्डों की संख्या बढ़ा करके आपने मुस्लिम कैंडिडेट अधिक से अधिक जीत सकें, उस गणित के आधार पर आपने चुनाव जरूर जीतने का प्रयास किया और कुछ सफलता भी मिली। लेकिन आपने वो बीज बोया है जो इस
राजस्थान की सामाजिक सौहार्दता जो बनी हुई थी उसको तुम तोड़ रहे हो। केवल अपने वोटों के कारण से ये डिवीज़न पैदा करने का जो प्रयास कर रहे हो, तो दोनों के मन में ये कट्टरता आएगी अपने अपने बारे में, तो कभी भी अशांति इससे उत्पन्न होगी। तो ये बहुत बड़ी भूल आपने की है, जो वास्तव में राजस्थान को बहुत महंगा पड़ेगा। और सच में मैं आज आपको कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी, मेरी बात को आप दूसरे रूप में मत लो, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप 100 टेलीफोन राजस्थान के विभिन्न अनजान टेलीफोन को उठाओ और साथ से अगर 8वां कोई नाम बता दे कि आपका मंत्री कौन है, तो मैं आपको मान जाऊंगा कि वास्तव में आपकी सरकार चली और आपने सरकार ने काम किया। आपके मंत्री की पहचान भी नहीं जनता के बीच में बन सकी। इस प्रकार की सरकार कैसे तो सफल मानते हो और कैसे बेमिसाल मानते हो। अगर आपको इसी को बेमिसाल लगता है कि आपके मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम जन सामान्य जो राजनीति में रुचि रखता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी अनजान बच्चे को पूछ लो, जो विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी हैं उनसे ही पूछ लो, वो आपके मंत्रिमंडल के नाम बता दें तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आपके मंत्रियों की पहचान पब्लिक में बनी है। अशोक जी का हालत कह रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपए हमने भाजपा का माफ़ किया है, टोटल हमने 15,000 करोड़ रुपए लोन माफ़ किया है। ऐसा है कि आपने तो 6,000 किया और हमने आपका 80,000 करोड़ का कर्जा जो बिजली विभाग का छोड़ के गए थे, उसमें 60,000 करोड़ रुपया हमने अपनी जेब से जमा कराया, वो आपको नहीं दिखता है। जब हमने आपको बिजली विभाग दिया था तब कर्जा 15,000 करोड़ था, और जब आपने हमको बिजली विभाग वापस सुपुर्द किया तब 80,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए कि नहीं गए। तो वास्तव में ये जो कर्जा ऐसा नहीं है, आपकी काम करने की जो जरिया, आज की तारीख में बिजली जो है ना, वो प्रॉपर गांव में नहीं जा रही है, बार बार कटिंग हो रहा है। 5 साढ़े 5 घंटे बिजली किसान को मिल रही है, इस सच्चाई को स्वीकार करो। और आपने कहा था कि इन डिवीज़नों में रात को किसान को बिजली नहीं मिलेगी, अभी भी बताओ रात को मिल रही कि नहीं मिल रही, ठंड में भी उसको पानत करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही है। तो वास्तव में घोषणा करना एक अलग चीज़ है और धरती पर उसको उतारना एक अलग बात है। केवल और केवल आप इस कोरोना की रोज़ मीटिंगें करते रहे अधिकारियों के साथ और वर्चुअल और वो, इसके अलावा आपने विकास की दृष्टि से क्या उपलब्धि हासिल की। और केवल कोविड के पेशेंट कितने हैं? बहुत कम। बाकी हॉस्पिटल में जो बाकी बीमारियां हैं उनके इलाज में कभी मॉनिटरिंग की? वो कितनी परेशानी में है, लोगों को उन इलाज के लिए कोई आदमी मिल नहीं रहा है, किसी प्रकार का इलाज हो नहीं पा रहा है। और आपका चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो पहले कोविड टेस्ट कराओ, उसके लिए जो पैसा दो तब तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका इलाज शुरू होता है। तो एक तरह से जनता तो लूटी जा रही है इस कोविड के कारण से। तो देखने का काम ये भी था कि जो बाकी बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, उनका भी इलाज प्रॉपर होता रहे और कोविड का भी इलाज हो तो समझते हैं कि मेडिकली जनता को ठीक प्रकार से राहत आपने दी, वो आप दे नहीं पाए। इसके बाद सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि भाजपा वाले तुम यहाँ से ग्रस्त हो गए, इस कारण से मतलब बार बार सरकार गिराने की बात करते हैं, जबकि खुद के अंदर 18 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, खुद का घर देखे हो। देखो, मैं सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री का दावेदार कब होता है? जब चुनाव होते हैं तब। अभी तो आपकी सरकार चल रही है, अभी मुख्यमंत्री हम कहाँ से इकोतर पे हो जाएंगे? केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम मत करो, घर का झगड़ा संभाल लो तो सरकार गिरेगी ही नहीं भैया। हम तो इकोतर हैं, हम कहाँ से सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं? आप तो इतनी बड़ी, आप अपने घर में डर रहे हो, इसलिए हम भी एक पार्टी तो है ही हैं, आपके झगड़े को देख रहे हैं और देखने के बाद अगर ऊंधे सूंधे पड़ोगे तो हम संभालने का काम तो करना ही पड़ेगा ना हमको। सरकार आज हर जिले के अंदर अपने प्रभारी मंत्रियों को भेज रही है, उससे क्या फीडबैक? देखो, साधारण क्या, प्रभारी मंत्री आके एक टोटका करके जा रहे हैं, आए घूम के चले गए। प्रभारी मंत्री आकर के यहाँ के प्रशासनिक जो कमेटियाँ बनी हुई उनकी मॉनिटरिंग करे, उनकी रिपोर्ट करे, सारे जनप्रतिनिधियों को उस कमेटी में बुलाया जाता है, उनसे बात सुनी जाती है, फीडबैक लिया जाता है, तब जाकर के आपको प्रशासनिक अधिकारी क्या करे समझ में आता है। ईमानदारी से प्रशासनिक अधिकारी काम करने की मानसिकता में नहीं है, कोई डिपार्टमेंट जिम्मेदारी समझता नहीं। कल परसों ही गया था मैं जिला परिषद मीटिंग में, ऐसी ही जिला परिषद की मीटिंग रख दी, ना कोई एजेंडा है, ना कोई काम है, ना किसके बारे में मॉनिटरिंग करें, किसका करें, जो कोई एजेंडा ही सामने नहीं हो। और जिला परिषद की 1 साल के बाद होने वाली मीटिंग का एजेंडा जारी नहीं हो, इससे ज़्यादा अयोग्यता सरकार की और सरकार की काम की क्या हो सकती है?
अभी अभी जैसे घनश्याम जी तिवारी आपकी पार्टी में वापस ज्वाइन किया, जो बहुत कद्दावर नेता था पहले, उसके बाद आज कैकड़ी के भूपेंद्र सिंह शक्तावत जो भी बहुत बड़े नेता जो पहले छोड़ के गए 2008 में आपकी भाजपा, आज वापस वो ज्वाइन किया। देखो, सामान्यतः जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है, अपना क्षमा याचना करता है, अपना रिक्वेस्ट करता है, पार्टी को दिल्ली में भी कागज़ भेजता है और राजस्थान भेजता है, लोगों की जानकारी के बाद अगर वापस उन्हें लेने की तो एक प्रक्रिया से लेते हैं। जब हम चुनाव होते हैं तब कांग्रेस के लोगों को भी अपने मिलाकर उसी दिन टिकट देके चुनाव लड़ाते हैं। आप भी लड़ाते हैं, हम भी लड़ाते हैं। तो जहाँ जिस प्रकार की गणित बैठती है और अगर वो अपनी गलती स्वीकार करता है, तो जब हम कांग्रेस को और दूसरी पार्टी के लोगों को बीजेपी में ला सकते हैं, तो अपनी पार्टी के लिए गए हुए लोगों को लाने में कोई बहुत बड़ी तकलीफ वाली नहीं। हाँ, लेकिन उनको लाने के पहले सब प्रकार से तराशना जरूरी है। कई बार सियासी गलियारे में चर्चा थी कि घनश्याम जी तिवारी जब पार्टी कार्यालय में ज्वाइन किया उस समय आप वहाँ नहीं थे। तो कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं था मैं उस समय वहाँ रहूँ, क्योंकि मेरे कार्यक्रम भी करने थे और कोई ऐसी पूर्व सूचना नहीं थी कि आज कोई वो ज्वाइन करेंगे इसलिए आपको वहाँ आना है। ऐसे भी चर्चा चलती है कि सतीश जी पूनिया जब से आए हैं, जो पुराने जो कद्दावर नेता हैं, जो वसुंधरा जी से जिनका मतभेद था, जो छोड़ के गए हैं, वो सभी अभी इकट्ठे करेंगे आने वाले चुनाव के अंदर। ऐसा नहीं लगता कि सतीश जी पूनिया अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार? देखो, हमारे यहाँ न तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री का दावा कर सकती, न गुलाबचंद कटारिया कर सकता है, न सतीश जी पूनिया कर सकते हैं। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक निर्णय में केंद्र की हमारी जो कमेटी है वो इस बारे में सोचती है और उनको आवश्यक लगता है कि भाई कैंडिडेट डिक्लेयर करके चुनाव लड़ने में फ़ायदा है तो वो अपनी सहमति से करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मन मर्जी से यहाँ मुख्यमंत्री बन जाएं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। दूसरे ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब से सतीश पूनिया जी ने काम संभाला है, पार्टी की एक्टिविटीज़, पार्टी के प्रवास, पार्टी के कार्यक्रम बहुत अच्छी गति से हुए हैं। अगर कोई ये सोचे इस पंचायत समिति चुनाव में और जिला परिषद, जिसमें एक मिनी चुनाव कह सकते हैं, जिसमें 2.5 करोड़ मतदाता ने वोट दिया हो, उसकी जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की है और जिस प्रकार के सीटों मिली है, वो इस बात का इंडिकेशन है कि अकेले उन्होंने नहीं, उन्होंने सारी टीम को, वो स्वयं कोविड में थे, हमारे कई लोग कोविड में थे, प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जा सका, लेकिन अपनी टीम को एक्टिव करके सबको काम सुपुर्द किया तो उन्होंने अच्छा परिणाम लाए। ऐसी खबर सियासी गलियारों में चर्चा की आपने भी उज्जैन के महाकाल मंदिर में कोई हवन पूजन करवाया है? महाकाल में तो क्यों नहीं करेंगे? कोविड में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान की आराधना करने से भी अगर परिवार स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें, तो इसमें क्या हर्जा है। और महाकाल से कुछ मांगने तो जाते नहीं, महाकाल से तो इतना ही मांगते हैं स्वस्थ रहें, ईमानदारी से काम करें। और ऐसे पहले भी गए हैं, तब तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आपने महाकाल में क्यों दर्शन करने गए। अरे जब भी उज्जैन जाने का मौका आया, कौन ऐसा आदमी होगा जो महाकाल के दर्शन किए बिना उज्जैन की यात्रा पूरी करके आएगा। ऐसी चर्चा भी है कि भाई साहब को राज्यपाल बनाकर कहीं भेजा जा रहा है। अब देखो, अपने बारे में अपन ज़िंदगी में कभी किसी के पास गए नहीं, न तो कभी टिकट मांगने गए, न कोई मंत्री बनने के लिए गए, न नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। दे पार्टी हमको जो उपयोगी समझती है, जिस काम के लिए कहती है, उस काम को अपन बखूबी पूरा करने का प्रयास करते हैं और आगे भी यही मन की इच्छा है कि पार्टी जो कहेगी वो करेंगे और कुछ भी नहीं देगी तो भी इस पार्टी का काम करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री वास्तव में इस देश को जिस ढंग से उठा रहा है, सीमा पर सुरक्षा भी कर रहा है, अपनी सेना का भी मॉरल बढ़ाया और गरीब को एक जिस तरह से कल्याण की योजनाओं से जोड़कर उसने जो राहत पहुंचाई है ना। मेरे इस ट्राइबल एरिया में किसी मगरे के ऊपर मकान में लट्टू जलेगा, ये मैंने तो नहीं सोचा। कम से कम इतने साल से मैं भी घूम रहा हूँ। वो वहाँ है, शौचालय वहाँ बना है, उसके घर में भी गैस का चूल्हा गया है, उसके घर में भी प्रधानमंत्री का पक्का मकान मिला है। तो इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से योजनाओं के द्वारा गरीब को, अब ये इतने आज 10.5 करोड़ किसान हैं, हर एक के खाते में 2,000 रुपया हर 4 महीने में जा रहा है बिना रोक टोक के। और अब तक लगभग 95,000 करोड़ रुपये तो पहले और 18,000 करोड़ रुपया अभी डाला है। इतना पैसा बिना किसी कटिंग के, बिना किसी लीकेज के उस किसान के खाते में पहुंचा। ये किसान इसको स्वीकार कर रहा है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।